दोस्तों, एक ऐसा आदमी सोचिए जिसके पास किसी राजा का जन्मसिद्ध सिंहासन नहीं था, जिसके हाथ में शुरुआत में कोई विशाल साम्राज्य नहीं था और जिसके सामने ऐसी राजनीतिक व्यवस्था थी जो किसी एक व्यक्ति को रोम से बड़ा बनने की अनुमति नहीं देती थी। फिर भी कुछ दशकों बाद रोम की सबसे शक्तिशाली सेना उसके आदेश पर चल रही थी। उसके दुश्मन उसके नाम से डरते थे, उसके सैनिक उसके लिए मरने को तैयार थे और सीनेट के लोग इस डर में जी रहे थे कि कहीं एक दिन जूलियस सीजर खुद रोम का राजा ना बन जाए। लेकिन सीजर ने इतिहास को सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं बदला, उसने राजनीति को बदला। उसने रोमन गणराज्य की पुरानी शक्ति संरचना को चुनौती दी और अंत में जिस सत्ता को हासिल करने के लिए उसने पूरी जिंदगी संघर्ष किया था, उसी सत्ता ने उसके खिलाफ उसके सबसे करीबी लोगों को खड़ा कर दिया। 15 मार्च 44 बीसी को सीजर की हत्या कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि सीजर को किसने मारा। सवाल यह है, आखिर रोम के सबसे शक्तिशाली आदमी को मारने की जरूरत क्यों महसूस हुई? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या सीजर ने रोमन रिपब्लिक को नष्ट किया था या वह रिपब्लिक पहले ही अंदर से टूट चुकी थी? आज की कहानी इसी सवाल की तलाश है। अध्याय 1, रोम, जहां सत्ता कभी सुरक्षित नहीं थी। जूलियस सीजर का जन्म लगभग 100 बीसी में रोम में एक पुराने पैट्रिशियन परिवार में हुआ। उसका परिवार प्राचीन और प्रतिष्ठित था, लेकिन सीजर के जन्म के समय उसका परिवार रोम की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक ताकत नहीं था। रोम उस समय रिपब्लिक था। यह कोई एक राजा नहीं चलाता था। सेनेट, मैजिस्ट्रेट्स, असेंबलीज और शक्तिशाली राजनीतिक परिवारों के बीच सत्ता बंटी हुई थी। लेकिन इस व्यवस्था के भीतर एक गंभीर समस्या पैदा हो चुकी थी। रोम बहुत तेजी से फैल रहा था। युद्धों ने कुछ सेनापतियों को असाधारण शक्ति दे दी थी। अमीर और गरीब के बीच अंतर बढ़ रहा था। राजनीतिक गुट एक दूसरे से लड़ रहे थे और सेना की लॉयल्टी धीरे धीरे रिपब्लिक से ज्यादा अपने कमांडर्स के साथ जुड़ने लगी थी। यही वह दुनिया थी जिसमें सीजर बड़ा हुआ। उसने बहुत जल्दी समझ लिया था कि रोम में सिर्फ प्रतिभाशाली होना पर्याप्त नहीं है। आपको पावर भी चाहिए, और पावर पाने के लिए आपको लोगों की जरूरत है, पैसे की जरूरत है और सबसे बढ़कर सही समय पर सही अलायंस की जरूरत है। सीजर ने इन तीनों को समझ लिया और यही उसकी पहली बड़ी ताकत थी। अध्याय 2, एक महत्वाकांक्षा जो कभी छोटी नहीं रही। सीजर का शुरुआती राजनीतिक जीवन आसान नहीं था। उसके सामने पुराने एरिस्टोक्रेटिक परिवारों की मजबूत पकड़ थी। लेकिन सीजर ने धीरे धीरे एक अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाई। वह उन नेताओं के साथ खड़ा होने लगा जो आम जनता के समर्थन को राजनीतिक शक्ति में बदलना चाहते थे। वह सिर्फ सेनेट के पुराने अभिजात वर्ग का हिस्सा बनकर संतुष्ट नहीं था। उसकी महत्वाकांक्षा उससे बहुत बड़ी थी। लेकिन एम्बिशन को पावर में बदलने के लिए सीजर को सहयोगियों की जरूरत थी और उसे मिले दो असाधारण लोग, ग्नेयोस पॉम्पियस मैग्नस, जिसे इतिहास पॉम्पे द ग्रेट के नाम से जानता है, और मार्कस लिथिनियस क्रासस, जो रोम के सबसे अमीर लोगों में से एक था। सीजर के पास वह मिलिट्री फेम नहीं था जो पॉम्पे के पास था, और उसके पास क्रासस जैसा धन भी नहीं था। लेकिन सीजर के पास एक अलग चीज थी, लोगों को एक दूसरे से जोड़कर अपनी शक्ति बनाना। लगभग 60 बीसीई में सीजर, पॉम्पेचे और क्रासस के बीच एक इनफॉर्मल पॉलिटिकल अलायंस बना। इसे आज हम फर्स्ट ट्रायम्विरेट कहते हैं। तीनों की जरूरतें अलग थीं, लेकिन उनका लक्ष्य एक था, रोमन पॉलिटिक्स पर प्रभाव। सीजर को इससे वह रास्ता मिला जिसकी उसे जरूरत थी, और 59 बीसीई में वह कॉन्सुल बना। अब सीजर के पास केवल एम्बिशन नहीं थी, उसके पास ऑफिशियल पावर भी थी। लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई थी, क्योंकि सीजर को पता था, अगर उसे रोम के सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल होना है तो उसे ऐसी जीत चाहिए जिसे रोम भूल न सके। अध्याय 3, गॉल, जहां सीजर ने अपनी सेना बनाई। कॉन्सुलशिप के बाद सीजर को गॉल के क्षेत्रों में कमांड मिली, और यही उसके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। 60 बीसी से शुरू होकर अगले कई वर्षों तक सीजर ने गॉल में लगातार युद्ध किए। हेल्वेटी, जर्मनिक फोर्सेस, बेल्गे, वेनेटी और अंततः वेर्सिंजेटोरिक्स के नेतृत्व में एक विशाल गैलिक रेजिस्टेंस
सीजर की सेना केवल युद्ध नहीं, लड़ रही थी। वह लगातार आगे बढ़ रही थी। एक क्षेत्र के बाद दूसरा क्षेत्र रोमन कंट्रोल में आता गया। सीजर खुद इन अभियानों का विवरण लिखता रहा। उसकी कमेंटरीज ऑन द गैलिक वॉर आज भी इस पीरियड के सबसे महत्वपूर्ण सर्वाइविंग सोर्सेज में से हैं। लेकिन एक बात याद रखना जरूरी है, यह सीजर का अपना अकाउंट, इसलिए उसे पूरी तरह न्यूट्रल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मानना उचित नहीं है। युद्ध सीजर के लिए सिर्फ टेरिटरी हासिल करने का माध्यम नहीं था। युद्ध उसकी पॉलिटिकल कैपिटल बन रहा था। हर जीत के साथ उसके सैनिकों का भरोसा बढ़ रहा था। हर विक्ट्री रोम में उसकी रेपुटेशन बढ़ा रही थी, और हर कैंपेन के साथ सीजर की सेना उसके साथ और ज्यादा जुड़ती जा रही थी। यह वही चीज थी जिसने बाद में रोमन सेनेट को डराया, क्योंकि अब सीजर सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं था। वह एक ऐसा कमांडर था जिसके पास लॉयल और अनुभवी आर्मी थी। अध्याय 4। वर्सिंजेटोरिक्स और अलीसिया गॉल की रेजिस्टेंस पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। पावड़ी बीसीई में वर्सिंजेटोरिक्स ने कई गैलिक ट्राइब्स को सीजर के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश की। यह सीजर के लिए सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक था। सीजर को सिर्फ दुश्मन की सेना से नहीं लड़ना था, उसे उस राजनीतिक यूनिटी को तोड़ना था जो उसके सामने बन रही थी। फिर आया अलीजिया। वर्सिंजेटोरिक्स अपनी सेना के साथ फोर्टिफाइड पोजीशन में था। सीजर ने उसे घेर लिया, लेकिन समस्या यह थी कि बाहर से भी एक बड़ी रिलीफ आर्मी आने वाली थी। अब सीजर की सेना खुद घिरने वाली स्थिति में आ गई। इसका समाधान था दो तरफ से फोर्टिफिकेशंस बनाना, एक वर्सिंजेटोरिक्स की सेना को रोकने के लिए और दूसरी बाहर से आने वाली गैलिक आर्मी को रोकने के लिए। यह सिर्फ मिलिट्री इंजीनियरिंग नहीं थी, यह सीजर की स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का उदाहरण था। अंततः गैलिक रेजिस्टेंस टूट गई, वर्सिंजेटोरिक्स ने सरेंडर किया, और गॉल में सीजर की विजय ने उसकी मिलिटरी रेपुटेशन को असाधारण ऊंचाई पर पहुंचा दिया। लेकिन इस जीत की कीमत भी थी। गॉल की विजय ने रोम को विशाल टेरिटरी दी, लेकिन युद्धों में भारी जानमाल की हानि हुई, और सीजर की अपनी राइटिंग्स को भी उसके कैंपेन्स को जस्टिफाई करने की दृष्टि से पढ़ना चाहिए। अब सीजर के पास तीन चीजें थीं: धन, प्रतिष्ठा और सेना। लेकिन रोम में एक चौथी चीज उसका इंतजार कर रही थी, उसका पुराना साथी पॉम्पे। अध्याय 5। जब दोस्ती सत्ता से हार गई। सीजर और पॉम्पे कभी अलाइज थे, लेकिन पॉलिटिक्स में अलायंसेस अक्सर परमानेंट नहीं होते। 54 बीसी में सीजर की बेटी जूलिया की मृत्यु हो गई। वह पॉम्पे की पत्नी थी, और फिर 3 बीसी में क्रैसस की करहा में मृत्यु हो गई। अब वह पॉलिटिकल ट्रायंगल टूट चुका था। सीजर और पॉम्पे के बीच कोई तीसरा व्यक्ति नहीं बचा था जो दोनों को जोड़ सके। अब दोनों सीधे कंपेटिटर्स थे। पॉम्पे रोम में था, सीजर गॉल में अपनी आर्मी के साथ, और रोमन सेनेट में सीजर के विरोधी लगातार मजबूत हो रहे थे। समस्या यह थी कि सीजर का मिलिट्री कमांड खत्म होने वाला था। यदि वह आर्मी छोड़कर एक सामान्य प्राइवेट सिटीजन की तरह रोम लौटता, तो उसके राजनीतिक विरोधी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते थे। सीजर के सामने अब एक असाधारण डिलेमा था। क्या वह अपनी सेना छोड़कर रोम लौटे और अपनी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन खो दे, या क्या वह अपनी सेना के साथ इटली की सीमा पार करे और रिपब्लिक के खिलाफ युद्ध शुरू कर दे? सीजर ने दूसरा रास्ता चुना, और जनवरी 29 बीसीई में उसने रूबिकॉन नदी पार की। यह वह क्षण था जिसने रोमन हिस्ट्री की दिशा बदल दी। अब सीजर और रिपब्लिक के बीच संघर्ष केवल पॉलिटिक्स नहीं था, अब यह सिविल वॉर था। अध्याय 6। रूबिकॉन के बाद सीजर की सेना ने इटली में प्रवेश किया। पॉम्पी और चीवॉर की निगिशनहॉर्ड उसके समर्थक रोम छोड़कर ईस्ट की ओर चले गए। सीजर ने रोम पर नियंत्रण स्थापित किया, लेकिन पॉम्पे को हराना अभी बाकी था। दोनों सेनाएं अंततः ग्रीस में आमने सामने आईं। डेरेचियम में सीजर को गंभीर सेटबैक मिला। यह सीजर के करियर की याद दिलाता था कि वह अजेय नहीं था, लेकिन वह हार के बाद टूटने वाला कमांडर नहीं था। उसने अपनी सेना को रीऑर्गेनाइज किया, और अंततः 48 बीसी में फारसालस की निर्णायक लड़ाई हुई। सीजर ने पॉम्पे को हरा दिया। पॉम्पे इजिप्ट भाग गया,
लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी हत्या कर दी गई। सीजर जब इजिप्ट पहुंचा तो उसे अपने पुराने राइवल की हत्या की खबर मिली। लेकिन इजिप्ट में सीजर के सामने एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति थी, क्लियोपेट्रा। उनका संबंध व्यक्तिगत था, राजनीतिक था, या दोनों? इतिहासकार इस पर लंबे समय से चर्चा करते रहे हैं। लेकिन इतना स्पष्ट है कि क्लियोपैट्रा के साथ सीजर का संबंध उसके बाद की मेडिटेरेनियन पॉलिटिक्स में महत्वपूर्ण बन गया। फिर सीजर को रोम लौटना था, क्योंकि सिविल वॉर अभी खत्म नहीं हुआ था। अध्याय 7। विजेता बनने के बाद असली खतरा सीजर ने अपने विरोधियों को हराया, लेकिन जीतने के बाद उसके सामने एक और कठिन सवाल था। अब रोम को चलाएगा कौन? सीजर ने अपने कई विरोधियों को पार्डन किया। यह उसकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का महत्वपूर्ण हिस्सा था। वह सिर्फ दुश्मनों को मारकर सत्ता बनाए रखना नहीं चाहता था, लेकिन साथ ही उसकी पावर लगातार बढ़ती जा रही थी। उसे बार बार डिक्टेटर बनाया गया और 44 बीसीई में वह डिक्टेटर फॉर लाइफ बन गया। उसने प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर कई रिफॉर्म्स किए। कैलेंडर रिफॉर्म हुआ, जिसे जूलियन कैलेंडर के रूप में जाना गया। वेटरन्स के सेटलमेंट की व्यवस्था हुई। सिटीजनशिप का विस्तार हुआ। सेनेट की संख्या बढ़ाई गई। म्युनिसिपल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए गए। उसने रोम की पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह खत्म नहीं किया, लेकिन उसने उसे अपने चारों ओर पुनर्गठित कर दिया। यहीं से समस्या शुरू हुई, क्योंकि रोमन रिपब्लिक की राजनीति में एक पुरानी धारणा थी, कोई भी व्यक्ति रोम से बड़ा नहीं हो सकता। और सीजर अब धीरे धीरे उसी सीमा को पार करता हुआ दिखाई दे रहा था। अध्याय 8। क्या सीजर राजा बनना चाहता था? यही सीजर की कहानी का सबसे विवादास्पद सवाल है। सीजर के पास इतनी पावर थी कि बहुत से सेनेटर्स को डर लगने लगा कि रिपब्लिक अब केवल नाम भर की रह जाएगी। उसके आसपास मॉनर्की जैसी इमेजरी दिखाई देने लगी। उसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑनर्स दिए गए। उसकी स्टैच्यूज लगाई गईं। उसके सपोर्टर्स उसे एक्सेप्शनल स्टेटस देने की कोशिश कर रहे थे। और रोमन सोसाइटी में किंग शब्द बेहद संवेदनशील था। रोम ने सेंचुरीज पहले अपने किंग्स को हटाकर रिपब्लिक बनाई थी। इसीलिए किसी एक व्यक्ति का परमानेंट सुप्रीम अथॉरिटी हासिल करना केवल पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट नहीं था, यह रोमन आइडेंटिटी के लिए खतरा था। सीजर ने खुद ओपनली रोमन किंग बनने की घोषणा नहीं की, लेकिन उसके क्रिटिक्स को उसके बढ़ते पावर्स में मोनार्की की संभावना दिखाई देने लगी। यही वह जगह है जहां सीजर को सिर्फ हीरो या विलन बनाकर देखना गलत होगा। उसने रोम की पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को समझा। उसने रिफॉर्म्स किए। उसने सिविल वॉर के बाद रिकंसिलिएशन की कोशिश की, लेकिन उसने सत्ता भी लगातार अपने हाथों में केंद्रित की, और यही कॉन्ट्रडिक्शन उसके अंत का कारण बना। अध्याय 9। आइडीज ऑफ मार्च 15 मार्च 14 बीसी। सीजर सीनेट की बैठक के लिए गया, लेकिन सीनेट में उसके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी तैयार हो चुकी थी। इस कॉन्स्पिरेसी में कई सेनेटर्स शामिल थे। उनमें मार्कस जूनियस ब्रूटस और गायस कैसियस लॉन्गिनुस सबसे प्रसिद्ध नाम हैं। विडंबना यह थी कि सीजर के कुछ असैसिन्स उसके दुश्मन मात्र नहीं थे। कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें सीजर ने पार्डन किया था, यानी जिन लोगों को उसने अपनी मर्जी से बचाया। उनमें से कुछ बाद में उसके खिलाफ हथियार लेकर खड़े हुए। सीजर पर हमला हुआ और उसे कई बार स्टैब किया गया। प्राचीन परंपरा में स्टैबिंग की संख्या 23 तक बताई जाती है। सीजर की मृत्यु पॉम्पे के थिएटर कॉम्प्लेक्स में हुई। वही पॉम्पे जो कभी उसका मित्र था, फिर राइवल बना, फिर सीजर के हाथों पराजित हुआ, और जिसकी स्टैच्यू के पास सीजर की जिंदगी खत्म हुई। यह इतिहास की सबसे गहरी आयरनीज में से एक है। लेकिन असैसिन्स को लगा था कि सीजर की हत्या से रिपब्लिक बच जाएगी। वे गलत थे। अध्याय 10। सीजर मर गया, लेकिन सीजर की राजनीति नहीं। सीजर की हत्या के बाद कॉन्स्पिरेटर्स ने शायद सोचा था कि अब रोम फिर से पुरानी रिपब्लिकन व्यवस्था में लौट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सीजर की समस्या केवल एक व्यक्ति नहीं थी। वह उन दशकों के पॉलिटिकल क्राइसिस का परिणाम था जिसमें जनरल्स, आर्मीज, वेल्थ और पर्सनल लॉयल्टी रिपब्लिक की इंस्टीट्यूशन से ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे। सीजर की मृत्यु के बाद फिर सिविल वॉर्स शुरू हुए।
मार्क एंटनी और सीजर के समर्थक एक तरफ थे, ब्रूटस और कैसियस जैसे असैसिन्स दूसरी तरफ। और फिर सीजर की विल सामने आई। उसमें उसका अडॉप्टेड हेयर ऑक्टेवियन था, एक युवा व्यक्ति जो अभी राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा नाम नहीं था, लेकिन सीजर की विरासत उसके हाथ में आने वाली थी। आने वाले वर्षों में ऑक्टेवियन ने अपने राइवल्स को हराया और अंततः ऑगस्टस के रूप में रोम का पहला एम्परर बना। इस तरह एक विचित्र हिस्टोरिकल चेन बनी। सीजर ने रिपब्लिक को चुनौती दी, रिपब्लिक के डिफेंडर्स ने सीजर की हत्या की, और सीजर की हत्या के बाद हुए सिविल वॉर्स ने उस व्यवस्था को और कमजोर कर दिया। अंततः रोम एक नए पॉलिटिकल सिस्टम में प्रवेश कर गया, रोमन एम्पायर। अध्याय 11। सीजर की असली विरासत क्या थी? जूलियस सीजर की लेगेसी केवल उसकी मिलिटरी विक्ट्रीज नहीं है। उसने गॉल को रोमन वर्ल्ड में शामिल करने में निर्णायक भूमिका निभाई। उसने रोमन पॉलिटिक्स में मिलिटरी पावर की भूमिका को एक नए स्तर तक पहुंचाया। उसकी राइटिंग्स ने लैटिन प्रोज की परंपरा पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उसका कैलेंडर रिफॉर्म सदियों तक प्रभावशाली रहा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी विरासत शायद कोई लॉ या बैटल नहीं थी, वह एक पॉलिटिकल प्रेसिडेंट था। सीजर ने यह दिखा दिया कि रोम की रिपब्लिक में एक असाधारण मिलिट्री कमांडर इतनी पर्सनल पावर जमा कर सकता है कि पूरी पॉलिटिकल सिस्टम उसके सामने झुकने लगे। उसकी मृत्यु के बाद रोमन रिपब्लिक तुरंत खत्म नहीं हुई, लेकिन जिस रूप में वह पहले मौजूद थी वह वापस नहीं आई। सीजर के बाद ऑगस्टस आया, और ऑगस्टस ने सीजर की गलतियों से सीखते हुए एक ऐसी पॉलिटिकल व्यवस्था बनाई जिसमें रिपब्लिक के इंस्टीट्यूशंस दिखाई देते रहे, लेकिन वास्तविक पावर एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो गई। इसलिए सीजर को रोमन एम्पायर का पहला एम्परर कहना टेक्निकली सही नहीं है, लेकिन उसके बिना रोमन इंपीरियल सिस्टम की कहानी को समझना लगभग असंभव है। अध्याय 12। सीजर, महान नेता या रिपब्लिक का विनाशक? तो आखिर जूलियस सीजर था क्या? एक महान मिलिटरी कमांडर? बिल्कुल। एक असाधारण पॉलिटिशियन? निश्चित रूप से। एक रिफॉर्मर? उसके शासन में महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स हुए, लेकिन क्या वह रिपब्लिक का डिस्ट्रॉयर भी था? इस सवाल का जवाब इतना सरल नहीं है। उससे पहले भी रोम डिकेड्स तक पॉलिटिकल वायलेंस, सिविल कॉन्फ्लिक्ट, इनइक्वालिटी और पावरफुल जनरल्स के संकट से गुजर रहा था। सीजर उस क्राइसिस का अकेला कारण नहीं था, लेकिन उसने उस क्राइसिस का फायदा उठाया। उसने एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर हासिल की, और उसने रोमन रिपब्लिकन इंस्टीट्यूशंस की सीमाओं को स्वीकार करने से इनकार किया जब वे उसकी पॉलिटिकल सर्वाइवल के रास्ते में आ गईं। यही सीजर की सबसे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन थी। वह रोम को बदलना चाहता था, लेकिन रोम को बदलते बदलते वह खुद रोम की सबसे बड़ी पॉलिटिकल प्रॉब्लम बन गया। अंतिम अध्याय। सीजर के बाद भी सीजर क्यों जिंदा रहा? जूलियस सीजर की मृत्यु को 2000 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन उसका नाम आज भी जीवित है। सीजर केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं रहा, यह बाद में सत्ता और इंपीरियल टाइटल्स की परंपरा का हिस्सा बन गया। उसकी मिलिट्री कैंपेन्स आज भी पढ़ी जाती हैं, उसकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पर चर्चा होती है, उसकी राइटिंग्स आज भी पढ़ाई जाती हैं, और उसकी हत्या आज भी पावर और पॉलिटिकल एम्बिशन की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। लेकिन शायद सीजर की जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन उसकी विक्ट्रीज में नहीं है, वह उसके अंत में छिपा है। सीजर ने अपनी पूरी जिंदगी पावर हासिल करने में लगा दी। उसने पॉवर्टी देखी, राजनीतिक संघर्ष देखा, हार देखी, अपने दोस्तों को खोया, अपने राइवल्स को हराया, एक विशाल सेना बनाई, रोम की पॉलिटिक्स को अपने नियंत्रण में लिया, और अंत में उसके पास लगभग वह सब था जो कोई रोमन नेता हासिल कर सकता था। लेकिन उसी समय उसके आसपास ऐसे लोग भी पैदा हो चुके थे जिन्हें लगने लगा था कि सीजर की पावर अब रोम की फ्रीडम से बड़ी हो गई है। यही सत्ता का पैराडॉक्स है। जब कोई व्यक्ति कमजोर होता है तो लोग उसकी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो जाता है कि बाकी सबको छोटा दिखाई देने लगे, तो वही लोग उसकी शक्ति से डरने लगते हैं। सीजर की कहानी हमें यही सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या किसी व्यक्ति की महानता उसे इतनी शक्ति देने का कारण बन सकती है कि वही शक्ति
अंततः उसके खिलाफ खड़ी हो जाए। और शायद इससे भी बड़ा सवाल, अगर किसी व्यवस्था को बचाने के लिए उसे तोड़ना पड़े, तो क्या वह सच में बची हुई व्यवस्था कहलाएगी? जूलियस सीजर ने रोम को जीता, लेकिन अंत में वह रोम से नहीं हारा। वह उस सवाल से हार गया जिसका जवाब आज भी इतिहास पूरी तरह नहीं दे पाया है। एक महान नेता और एक खतरनाक शासक के बीच की सीमा आखिर कहां खत्म होती है? यही सीजर की सबसे बड़ी विरासत है। उसकी जीतें इतिहास का हिस्सा हैं, उसकी हत्या एक लेजेंड है, लेकिन उसकी असली कहानी सत्ता और स्वतंत्रता के बीच संघर्ष की कहानी है। अगर आपको इतिहास के ऐसे ही लोगों की जिंदगी को केवल तारीखों और घटनाओं की तरह नहीं, बल्कि उनके फैसलों, संघर्षों और उनके पीछे छिपी इंसानी सोच के साथ समझना पसंद है, तो ऑडियो बुक बाय आरवी को सब्सक्राइब कीजिए और अगली कहानी में फिर मिलते हैं।